जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। यह है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। इसमें आज हमारे पास नियर अबाउट 5 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वन टॉपिक जो पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि अरेस्ट हुआ है। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का अरेस्ट हुआ है, उसके पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड जो हेमंत सोरेन है उनका अरेस्ट हुआ था, एंड कंटिन्यूअसली कई मिनिस्टर का अरेस्ट हुआ है। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो पीएमएलए था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, उसका क्या मोटिव स्टार्टिंग में था जब ओरिजिन हुआ था और कैसे ये ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट न्यूज जो है ये अगेन एडिटोरियल पे ही है, नो मैंस लैंड। यहाँ पे बात हो रही है कि कच्चा थीव जो आइलैंड है जिसको इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी माना जाता है कि एग्रीमेंट था, पहले से ही उनका क्लेम ज्यादा था, उसको लेके काफी डिबेट चल रहा है। तो फ्रंट पेज पे भी है, एडिटोरियल पे भी इसका डिस्कशन हुआ है कि इंटरनेशनल रिलेशन को जब इलेक्शन हो तो उस समय आप डिस्कस मत कीजिए, वरना थोड़े से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो खराब हो जाता है, उसको बनाने में सदियों लग जाते हैं। फिर यहाँ पे डिस्कस होगा कि सोलर सोर्स है, यहाँ पे जो अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लाया है और ऑर्डर में बोला गया है कि जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहेगी सोलर पैनल जो बनाती है या सोलर सेल बनाती है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल है और क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वायरमेंट में भी आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है नॉन फ्यूल सोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में हो ताकि इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके। तो मेंस पर्सपेक्टिव से हो गया, तो ये तीनों के तीनों मेंस स्पेसिफिक हो गया। यो पीएमएलए भी मेंस स्पेसिफिक हो गया, कच्चा थीव भी मेंस स्पेसिफिक हो गया, ये भी मेंस स्पेसिफिक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इलेक्शन में जो यूज हो रहा है, और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों, जो ग्रेजुअली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी डिस्कवरी होता है उसका यूज होने लगता है पॉलिटिकल एंड सोशल एरिया में। तो जो अभी जो थ्रेट बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बन रहा है कि उसका मिसयूज भी हो रहा है, पोटेंशियल भी है, काफी अच्छा स्ट्रेटेजी कंटेंट बना रहा है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि फेक जो डीप फेक होता है उससे भी जो इश्यू है क्रिएट हो रहा है, उससे डिफिकल्टी आ रही है, चैलेंज आ रही है। अगेन ये मेंस का स्पेसिफिक हो गया कि यहाँ पे एआई का जो यूज है इलेक्शन में और कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ये हम मेंस स्पेसिफिक करके पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे ये स्पीच दैट पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। यहाँ पे एक स्पीच हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उनका एक स्पीच है जिससे कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जो ग्लोबल परसेप्शन था वो क्रिएट हुआ था, और बाद में उससे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो बनी थी और हुई थी, साइन भी हुआ था, इंडिया उसका सिग्नेटरी है, कैसे इवॉल्व हुआ था। अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे और ये बहुत एरिया में यूज हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन में भी आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडिया का जो ग्रोइंग स्टेचर है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल एरिया में एथिक्स होता है, मोरालिटी होता है, उसकी बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली इसका यूज बहुत है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज जितने भी टॉपिक है मेंस डोमिनेटेड है, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो फ्रंट पेज से लेते हैं। फ्रंट पेज पे कच्चा तीव को लेके है, डिस्कशन चल रहा है। जो गवर्नमेंट है वो कह रहा है कि कांग्रेस ने इसको फ्री में दे दिया था श्रीलंका को, और जो कांग्रेस बोल रही है कि ऑलरेडी आपने एक्सेप्ट किया था कि फ्री में नहीं दिया था, देयर वाज द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को हमने जस्टिफाई भी किया है। तो कहीं ना कहीं दिस वाज ए प्रॉपर ग्राउंड से दिया गया है, और आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप इंटरनेशनल रिलेशन को मत लाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप ही का रिप्लाई था, राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछा गया था कि आपने क्यों दिया, तो आपने जस्टिफाई किया था कि वहां पे श्रीलंका का पोजीशन स्ट्रांग था इसीलिए दे दिया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली हो रहा है कि जो कहा जा रहा है कि 1974 में गवर्नमेंट ने पहले कच्चा थीव को दिया एक टेरिटरी में, उस समय अपने फिशरमैन के लिए राइट रखा था, वो जाके फिशिंग कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि 1976 में उस समय की गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट भी दे दिया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये डिस्कशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। इस पे है काउंटर एंड काउंटर मेजर, एक तरफ गवर्नमेंट कोई आरोप लगा रही है, फिर कांग्रेस की तरफ से इस पे काउंटर आ रहा है।
नेक्स्ट जो न्यूज है फ्रंट पेज पे ही है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है सीरिया में, और सीरिया में किस पे किया है? ईरान, ईरान का जो कंसुलेट है वहां पे अटैक हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। दमास्कस इज द कैपिटल ऑफ द सीरिया, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन यहाँ पे है, कांग्रेस एंड जो गवर्नमेंट का आईटी जो टैक्स टेररिज्म की बात कही गई है कि आप हम पे टैक्स लिवाई कर रहे हैं, टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, इलेक्शन है, आप हमसे बदला ले रहे हैं, आप हमारे खिलाफ गवर्नमेंट पावर का यूज कर रहे हैं, ये सब डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कल के उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जब तक इलेक्शन है तब तक हम आप पे कोई कोर्सी एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूसली डिमांड है वो देखा जा रहा है कि 2014 से 2017 के बीच में जो लायबिलिटी था उस पे कांग्रेस का कहना है कि जो टोटल रिसिप्ट होता है उस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, जो बेनिफिट्स होता है सिर्फ उस पे ही टैक्स लगा सकते हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो यहाँ पे अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली इस पे डिस्कशन। अभी जो डिमांड है आईटी डिपार्टमेंट का वो 3500 का है, और कांग्रेस इसको कह रही है कि ये एक्सेसिव है, ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, एक ये आपको पिक्चर दिख रहा है, एक कोलम बीच का है। कोलम बीच काफी खूबसूरत है, वहां पे अभी सी सोर्ज आया था और डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेनी ऑफ द हाउसेज वहां पे देखा गया है। तो किस लिए ये फेमस है? ये मुंडकला बीच है, और मुंडकला बीच को कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया केशु प्रोसेसन एक्टिविटीज। ओके, तो जो आप लोग काजू खाते हैं उसका ये सेंटर है, कैपिटल है। सबसे ज्यादा काजू का प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? मुंडक्कल बीच पे होता है। ये कहाँ पे है? ये है कोल्लम में। कोल्लम बीच फेमस है काफी, वहां पे एक शिव का स्टैचू भी है, काफी खूबसूरत है, जस्ट ऑन द बीच। तो अगर आपको मौका मिले आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो फेमस फेस्टिवल है जो इस सिटी में मनाया जाता है, करकिडक्का वावू बाली फेस्टिवल है, और यहाँ पे जो ऑफरिंग होती है वो बाली दी जाती है। बाली ऑफरिंग होती है, किसको दी जाती है? फॉर द डिपार्टेड सोल, जो आत्मा शरीर से निकल गया होता है, मतलब मरने के बाद जो आत्मा डिपार्टेड होता है उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये फेमस है। फ्रंट पेज पे ही एक और न्यूज है, काफी कंट्रोवर्शियल है, ये हमारे लिए उतना यूज का नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञान वापी पे बोला है कि आप स्टेटस को रखिए, आप एक दूसरे को इंक्रोचमेंट एरिया में नहीं कीजिए, जो अभी तक राइट दिया गया था। जैसे लोअर कोर्ट ने दिया है कि जो तहखाना है वहां पे हिंदू जाके पूजा कर सकते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो सराउंडिंग एरिया जो मास्क का है वहां पे वो नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूसली रहेगा, जो राइट्स है एक दूसरे का इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे क्लेम है? जो पहला क्लेम आ रहा है हिंदूज के तरफ से, वहां पे है कि ज्ञान वापी पहले ही मंदिर था, और इसका नाम था स्वयंभू लॉर्ड आदि विश्वेश्वर, और ये सतयुग से ही था। आज कल छोड़िए 100 साल, 1000 साल, 2000 साल छोड़िए, लाखों साल पहले सतयुग, जब राम राज्य था उसी समय का था। ओके, फिर बोला जा रहा है कि ये जब औरंगजेब का राज आया था, और 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था, उसके द्वारा इसको तोड़ के मास्क बनाया गया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुमन इंतेमाजिया मस्जिद है इनका नाम, इन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो वाटर फाउंटेन है, फाउंटेन है वो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की भी ऑर्डर दे दिया है, साइंटिफिक सर्वे हो इसका ताकि देखें, और बैक टू बैक ऑर्डर भी आया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द दिस न्यूज फ्रंट पेज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो है कि द पीएमएलए, ए लॉ दैट हैज लॉस्ट इट्स वे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, इसका जो इनिशियल जो ओरिजिनल बेसिस था, ओरिजिनल एम एंड गोल था, वो अभी हम उसको डेविएट कर गए हैं। वहां पे ये था कि जो हम ला रहे थे ये लॉ, वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जो मनी आ रहा था और उसको इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट बना के एक इकोनॉमी में एंट्री किया जा रहा था, उसके खिलाफ था। उससे माना जा रहा था कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो खतरे में है किसी भी देश का। ये सिर्फ इंडिया के ही लेवल पे या किसी देश के लेवल पे नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबल
जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो खत्म हो सकती है। और साथ साथ अगर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में जाएगी तो वहां की, उस देश की सोवरेनिटी ही चली जाएगी। नेशन का जो अपना खुद का सोवरेनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको लाए थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं था, ये ग्लोबल लेवल पे था। तो इसकी हिस्ट्री यही है। इसका जो आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो पीडीटी आचार्य है, वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा है। ये आर्टिकल उनका व्यू है, वो इसको क्लियरिटी कर रहे हैं कि क्या था। इनका बोलना है कि जो ये लॉ आया था उसके पहले 1980 में जो ड्रग ट्रैफिकिंग था उससे ह्यूज मनी आ रहा था और उसको लेजिटिमेट बनाया जा रहा था, जो इकोनॉमी में कहीं मेथड से एंट्री करा के। जब इलेजिटिमेट मनी को आप लेजिटिमेट बना देते हैं उसका मिसयूज बहुत हो सकता है। जैसे कि उसका मिसयूज हो सकता है कि इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने में, टेररिस्ट को बढ़ावा देने में, और भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकता है, जैसे कि गैंग्स हो सकते हैं, वो बना के पैसे वसूली की जा सकती है। वीमेंस ट्रैफिकिंग हो सकती है, जो चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग हो सकती है। लॉट ऑफ एरिया जहाँ पे ये यूज हो सकता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी जो बनता है वो लेजिटिमेट मनी पे होता है। अब 50 रुपए का लेजिटिमेट मनी मानता हूँ एक इकोनॉमी में है, 100 रुपए का इलेजिटिमेट मनी आ गया। अब गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है 50 रुपए के हिसाब से खर्चा चलाने के लिए बना रही है। जैसे आपके घर में ये माना जा रहा है कि घर का जो आमदनी है 50 रुपए है, आपके ही घर में एक ऐसे मेंबर है जो इलीगल एक्टिविटीज में है, वो आके कहीं ना कहीं से इलीगल मनी से आपका जो पूरा फंडिंग है उसको डीस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि उनका जो अकाउंटिंग है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए है, वो आपके घर के कंस्ट्रक्टिव अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस के लिए नहीं हो रहा है। ओके, हो सकता है आपके वहां ज्यादा पैसे वो तो शराब पे हो, शराब पे वो उसको खर्च किया जा रहा हो। आपके घर में जो मम्मी है या पेरेंट्स हैं वो उसको एजुकेशन में, हेल्थ में, सब्जी खरीदने में यूज करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही समझिए कि किसी इकोनॉमी में अगर इलेजिटिमेट लोग आ जाते हैं, इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी का ही ओवरऑल घाटा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि टोटल इसका क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं, आप समझिए कि कोई इंसान है वो 100 करोड़ रुपीज का वो ड्रग बेचता है। ओके, अब इसको लेजिटिमेट वो कैसे बनाएगा? ड्रग तो बैन है, ड्रग का ट्रेड भी बैन है, लेकिन अब इनको बनाना है लेजिटिमेट। अब वो क्या करेंगे, वो आएंगे यहाँ पे एक लैंड देखेंगे, लैंड का कॉस्ट 80 करोड़ है। वो जो ओनर है उससे बोलेंगे कि मैं 10 करोड़ दूंगा और मैं आपको 80 करोड़ दूंगा कैश में। ओके, लेकिन आप इसको दिखाएगा 10 करोड़ ही का है, 10 करोड़ आपको दिखाना है पेपर पे। तो ये भी खुश होंगे सेलर, क्योंकि उनको टैक्स बच जाएगा। जितना ज्यादा आप जमीन बेचते हैं उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये 80 करोड़ का इन्होंने 10 करोड़ दे के और उन्होंने 80 करोड़ इनको दे दिया। अपना 100 करोड़ का 80 करोड़ यूज कर लिया लैंड खरीदने में। अब क्या किया, इसको 20 करोड़ लगा के जो बचे हैं वो इस पे घर बना दिया, हाई राइज बिल्डिंग बना दिया, उसमें 100 फ्लैट ऐसे कर लिए। ओके, अब 100 फ्लैट को वो 1-1 करोड़ में बेच दे रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट को क्या दिखाएंगे, मेरा लेजिटिमेट आमदनी 100 करोड़ है, इन्होंने लगाया कितना है, यहाँ पे 10 ही करोड़ दिखाएंगे, लेकिन लगाया 20 करोड़ है। गवर्नमेंट को दिखाएंगे वो 20 करोड़ दिखाएंगे कि मैंने कहीं से भी लोन लिया था, कुछ भी दिया था, वो दिखा देंगे। उस समय बीच में लोन ले सकते हैं वहां से, या दिखा सकते हैं कि मेरा कोई प्रॉपर्टी था इसको बेचा, कैसे भी उन्होंने दिखाएंगे 20 करोड़ मैंने लगाया था, 100 करोड़ मेरा टोटल इनकम आया, मतलब 80 करोड़ का बेनिफिट है। आप टैक्स ले लीजिए, मे बी आपका 10%, 20%, 30% जो भी टैक्स हो। मानिए सब कुछ देने के बाद गवर्नमेंट को 70 करोड़ इनके पास बच गया। कहीं ना कहीं ये 70 करोड़ लेजिटिमेट हो गया कि नहीं? आउट ऑफ दिस होल इलेजिटिमेट 70 करोड़ बन गया। यहाँ पे तो लगाया उन्होंने पूरे 100 करोड़ है, गवर्नमेंट को दिखाया 20 करोड़ है। 20 करोड़ कहीं कहीं से दिखा देंगे, इनसे उधारी लिया, मे बी वो बारोइंग में चला जाएगा। लेकिन लगाया तो 100 करोड़ था ना, 100 करोड़ आ गया, 70 करोड़ बन गया, टैक्स देके 30 करोड़। ऐसे ही और भी तरीके हैं, कंपनी को वो दे देते हैं, कंपनी जाके विदेश वाले अकाउंट में दे देगी, कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा देती है, उस पर टैक्स दे देती है 10, 20, 30%। और जो बाकी जो 70% है वो लेजिटिमेट बन जाता है, एंट्री हो जाती है प्रॉपर चैनलिंग में, बैंकिंग में। ओके, तो ये होता है एक तरीका कि क्या है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है। लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है कि धोना, साफ करना, जो
काला धन है उसको धो के व्हाइट कर देगा। एक तरीका मैंने बताया कैसे होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे इस पे कन्वेंशन बना, यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन करा था फर्स्ट 1988 में, फिर 1989 में जो फिनेंशियल एक एक्शन टास्क फोर्स था इसका क्रिएशन हुआ था। जो डेवलप्ड कंट्री थे, जी7 का मीटिंग था पेरिस में, और उसके बाद उन लोगों ने ये इंस्टीट्यूट बनाया। ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि वो ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा कि कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, उस देश को बताएगा, ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि इंफॉर्मेशन जाए कि आपके वहां जो मनी आई है वो दूसरे कंट्री से आई है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ग्लोबल स्टेज पे, इंसान बैठा है ईरान में और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है नॉर्थ कोरिया के किसी बिजनेसमैन के साथ मिलके। तो कहीं ना कहीं अब ईरान की कंट्री को क्या पता है कि किस लेवल पे हो रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पे कोई ध्यान दे रहा है कि अच्छा ईरान से आके पैसा इधर जा रहा है, कोई सोर्स नहीं है, तो वो उसको बढ़िया से मॉनिटर करेगा, ईरान की गवर्नमेंट को बता सकता है। ओके, तो इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया था 1989 में, और इसका मेन काम था कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए, कंट्रीज के लिए, कि आपको ये फॉलो करना है। आपको केवाईसी लेना है, अगर आपको बैंकिंग में लेना है तो इस तरीके से आपको सबको आइडेंटिटी लेना है, फिर वो इंफॉर्मेशन दूसरे देश को डेसिमिनेट करेंगे। तो ये उनका तरीका था। धीरे धीरे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इनका जुरिडिक्शन था वो अभी 200 कंट्रीज और जुरिडिक्शन में है। जो कंट्रीज अगर फुल फ्लेज कंट्रीज नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली उनको एक एंटिटीज के रूप में रिकॉग्निशन दिया गया है, तो 200 जुरिडिक्शन है। जैसे ताइवान है, ताइवान ऐसे एक अलग कंट्री नहीं है लेकिन एक अलग जुरिडिक्शन उसको कंसीडर किया जाता है। हांगकांग को भी, हांगकांग एक फुल फ्लेज कंट्री नहीं है लेकिन माना जाता है कि अलग एंटिटीज है। ओके, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से इसका जो एरिया था बढ़ा के टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ला दिया गया था। ओके, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ओके, एफएटीएफ बोलते हैं। एफएटीएफ का एक और इनका है, ये अपना ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट निकालते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब एक तरीके से प्रेशर बनाने का है कि आप ये कंट्री ब्लैक में आ गए, आपकी बदनामी हो रही है, जल्दी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है उसमें सुधार कीजिए। तो ग्रे लिस्ट का मतलब कि जो डिफिशियंसी है, आप लोग कोऑपरेट ही नहीं करें, जो कंट्री कोऑपरेट ही नहीं करे, जो सुधार करने को लेकर तैयार ही नहीं है। डिफिशियंसी ऑलरेडी है, गलतियां हजार हैं, उसके बाद भी एक कंट्री है कह रहा है ठीक है हम सुधार करेंगे, बताइए क्या क्या सुधार करना है, तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। और जो सुधार करने को भी नहीं तैयार है उसको कहेंगे ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। इससे ये घाटा होगा उस कंपनी को या कंट्री को कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको जल्दी लोन नहीं देगा। कोई सी गवर्नमेंट के साथ अगर वो ट्रेड करने जा रहा है तो वहां पे उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। तो जो ब्लैक लिस्ट में है वो कंपनी है, बदनाम कंपनी है, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को ही कहते हैं। आपको अगर नाम नहीं पूरा याद हो तो आप याद कर लीजिए। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमें कह रही है डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, हम कंट्री के नाम में ही डेमोक्रेटिक पीपल्स लिख देते हैं। ओके, ईरान है, ईरान, म्यांमार है, तो आपको ये तीनों याद रहेंगे क्योंकि तीनों ही बदनाम है। ग्रे लिस्ट में काफी है। ग्रे लिस्ट में ये है कि वो लोगों का जो डिस्क्रिपेंसीज है उनके मॉनिटरिंग में, रेगुलेशन में, अभी इसमें से यूएई को ग्रे लिस्ट में था, निकाला गया, तो वो आप याद रखिएगा। पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, अभी जल्दी ही उसको निकालने की बात हो रही थी। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा 2018 में, पूछा कि इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है, इंडिया प्रॉक्सिमिटी टू द टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट, जो सिर्फ स्टेट छोड़िए, जो बिगेस्ट एरिया है, रीजन, उसको गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जो ओपियम होता है उसका खेती होती है, इलीगली होती है और अक्रॉस द वर्ल्ड वो स्प्रेड होता है। तो गोल्डन क्रिसेंट क्या कहते हैं, ये चार्ट के जैसे बनता है। ये ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो अगर इन तीनों को, मिडिल वाले पार्ट को जोड़िएगा तो क्रिसेंट चार्ट जैसे दिखेगा, इसीलिए उसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। यहाँ है, फिर इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, जो इनका मिडिल पार्ट है, तो अगेन ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वाले बॉर्डर पे भी ये है, गोल्डन क्रिसेंट है, और इस वाले बॉर्डर पे गोल्डन ट्रायंगल है। अब ऐसे स्थिति रहे तो उड़ता पंजाब तो बनेगा। तो हम देख रहे थे पंजाब में ऐसे इशू और भी एरिया में इंडिया के ऐसे इशू आ रहे थे। ये इसका टोटल बैकग्राउंड है, कैसे हुआ।
और क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे, जब फिनेंशियल टास्क फोर्स बन गया तो 1989 में ये फिनेंशियल टास्क फोर्स बना दिया गया। फिर 1990 में 1990s में यूएन का एक कन्वेंशन हुआ, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ द एक्शन इनटू द 1990। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया और पूरी दुनिया के देशों से कहा कि आप अपने जो कंट्री लेवल पे है, नेशनल लेवल पे कानून बना लीजिए जो इसको फॉलो करे, जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। तो इंडिया ने आते आते 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया, ये है। अब इसका मेन एम क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग था, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेजुअली मनी लॉन्ड्रिंग से बढ़ा के और भी क्रिमिनल एक्ट में लाया। जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई थी तो उस समय इंडियन पैनल कोड के कुछ एरिया को इंक्लूड किया गया था, एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट था, इनके डिफरेंट प्रोविजन को लाके ये एक्ट स्पेसिफिक बना दिया गया था। ऐसा नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉ नहीं था। इंडियन पैनल कोड जो अभी भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ एक्ट थे, कुछ कुछ प्रोविजन था, लेकिन एक एकदम टारगेटेड मैनर में बना दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये एक्ट है, उसके लिए हमने ये लाया। ओके, फिर धीरे धीरे हमने इसका क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, जो अलग से क्राइम है जिसमें कहीं से पैसे भी लगे हों और ऐसे को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग से ही डील करेंगे। ओके, फिर हमने देखा कि जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन इनटू द सिविल सर्विसेज है उसको भी ला दिया, अभी देखिएगा उसको भी लाया है। ओके, तो ग्रेजुअली हमने डिफरेंट ऑफेंस को लाया है, वाइड रेंज ऑफ द ऑफेंस इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, अब ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं है। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो आर्टिकल 253 है। 253 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, डिस्पाइट कि अगर वो एरिया स्टेट सब्जेक्ट में आती है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो ज्यूरिडिक्शन है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टेट का जो लेजिस्लेटर है वो किस एरिया में बना सकता है उसके लिए अलग लिस्ट बना दी गई। पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, वो किस एरिया में सब्जेक्ट बना किस एरिया में लॉ बना सकते हैं उसका अलग सब्जेक्ट्स है, और जिसपे दोनों बना सकते हैं उसको भी अलग थर्ड वाले में रखा गया। तो एक लिस्ट को कहते हैं स्टेट लिस्ट, जिसपे केवल स्टेट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है, पार्लियामेंट उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। एक एरिया में केवल पार्लियामेंट कर सकता है तो उसको सेंट्रल लिस्ट कहा गया, यूनियन लिस्ट कहा गया। ओके, और एक जिसमें दोनों बना सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट अगर बना दे तो वो सुपरसीड कर जाएगा, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये आपको पता होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट बना सकता है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमें यूनिटी भी बनाना है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को माना जाता है कि ज्यादा जोड़ के रख सकती है, तो इसीलिए उसको ज्यादा पावर दिया गया। तो आर्टिकल 253 के अंडर में ये लिख दिया गया कि कोई भी अगर इंटरनेशनल डिसीजन लिया गया और वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और वो सब्जेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट के भी सब लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बना सकता है रूल। ये हमारा ओवरऑल एक क्लियरिटी आपको होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक एक्ट अलग से था, उसको भी इसमें ही लाके ऐड कर दिया। अब कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ओके, सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि इस एक्ट के द्वारा अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो माना जाता है कि वो गिल्टी है। नॉर्मल ये है, नॉर्मल जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कि आदमी को अरेस्ट करते हैं, पहले केस फाइल होता है, केस के बाद अरेस्ट होता है वो आदमी, अरेस्ट के बाद ये ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद उसको सजा होती है या नहीं होती है, जो भी होती है। अरेस्ट के बाद ये भी होता है कि बेल दिया जाता है, बेल नहीं भी दिया जाता है। ओके, नॉर्मल प्रिंसिपल है कि जब आप पे कोई केस किया जाएगा और जब तक ये केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप कल्प्रिट है, आपने गुनाह किया है। ये माना जाएगा कि आप पे आरोप लगाया है, आप गुनहगार नहीं है। जिस दिन प्रूफ होगा तभी आप गुनहगार माने जाएंगे, नॉर्मल यही है। लेकिन पीएमएलए का जो एक्ट है ये मानता है कि जिस दिन आपको अरेस्ट किया गया, केस जिस दिन दायर किया गया, उसी दिन से आपको ठहरा दिया जाएगा कि आप गुनहगार हैं, जब तक कि लास्ट में ये प्रूफ ना हो कि आप गुनहगार नहीं थे। और जो प्रूफ करने का है कि आप गुनहगार नहीं है वो आप पे है। नॉर्मल केस में होता है कि पुलिस के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रूफ कीजिए कि इन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है। नॉर्मल कंडीशन में यही है, पुलिस
प्रूव करती है अनटिल हमको ये जाना जाता है कि नहीं मैं कोई गुनाह नहीं किया हूँ और मैं फ्री हूँ, बस केस है, केस झूठा है, इनोसेंट हूँ मैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में अगर हो गया केस आप पे फाइल, तो माना जाएगा कि आपने गुनाह किया है, जब तक कि आपने प्रूफ नहीं किया। आप देखिएगा इसमें बेल नहीं मिल रहा है, क्यों? चीफ मिनिस्टर होकर भी बेल नहीं दे रहे, क्योंकि कानून ही ऐसा बना है। जज के पास पावर ही नहीं है। बिल जनरली दे दिया जाता है कि ये देखा जाता है कि बहुत सब्सटेंसिव सबूत हो कि ये जाके कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तब जाके दिया जाता है। नॉर्मल ये नहीं कि आपको अरेस्ट किया गया आपको बेल नहीं दिया जाएगा। बेल इज द नॉर्मल थिंग, वो देना ही पड़ता है। और उस पे कई केस भी है सुप्रीम कोर्ट, इसी पीएमएलए का ही जो केस है कि नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब कि बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन बेलेबल केस बस दायर हो, उसके बाद आपको वो अरेस्ट करेंगे, बाद में वो जो भी होता है प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं। सेम केस पे जो पीएमएलए था, इसका जो पावर है कि नॉन बेलेबल है और आपको इनोसेंट नहीं माना जाएगा, आपको क्रिमिनल माना जाएगा। इस पे 2018 में एक केस आया था। इस केस का नाम था निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। यहाँ पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो लॉ है, ओके। और फिर इसको किस ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया कि ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल इक्वालिटी को नहीं प्रोवाइड करता है। जो अलग अलग केस में आपको अलग अलग तरीके से बिहेव किया जा रहा है वो है 21। सबसे ज्यादा इसका मेन बेसिस था कि राइट टू लाइफ है, कि आपको ये नहीं कि बिना मतलब का आपको सिर्फ केस फाइल करके जेल में डाल दिया जाए। आपका राइट टू लाइफ है कि फ्रीली आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजुडिस और एनीथिंग। तो इसको वायलेट कर रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, तुरंत उस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन में आ गई, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे कर देंगे। उन्होंने एक्ट ही बदल दिया, एक्ट को मॉडिफाई करके फिर लाया, कहा कि ये तो सही है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, हमने थोड़ा बदल के कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसको इसके खिलाफ केस दायर हुआ, उसको कहते हैं विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। अभी रिसेंटली है, इस पे जजमेंट आया। इस वाले केस में जो जज थे उन्होंने सपोर्ट में अपना डिसीजन दिया, कहा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल है, जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश का वो बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखिएगा कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, उनका एक जजमेंट भी आया था बेल के केस में कि जब भी बेल की बात आए तो बेल लिबरल तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी को आप बिना क्राइम का डिक्लेयर किए, बिना ही सजा दिए जेल में नहीं रख सकते हैं। तो 1978 में इस पे काफी अभी भी डिबेट चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये जो पैराडाइम है वो कैसे शिफ्ट हुआ है जो बेल का है। तो ये इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग इसको लिखते हैं, आप भी लिखिए। क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द मनी लॉन्ड्रिंग। Elaborate measure to tackle the problem of the money laundering both at national and international level. Okay, तो इसका आंसर आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये दिखाइए कि नया नया जो ग्लोबल लेवल पे जो नई टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, तो नई टेक्नोलॉजी आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि डिजिटल करेंसी हो गया, आप क्रिप्टो करेंसी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द करेंसी का आप बात कर सकते हैं कि कैसे वो अंडर ग्राउंड है। फिर आप डीप वेब, डार्क वेब की बात कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो कैसे है। फिर आप देख आ सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कनेक्टिविटी कैसे बढ़ गई है, ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग हो गया, कितना फास्ट हो गया। गूगल पे की बात कीजिए या फोन पे की बात कीजिए, तो ये सब आप डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे ये बढ़ रहा है। फिर आप कैसे सोल्यूशन क्या देंगे। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पीएमएलए को कैसे स्ट्रॉन्ग किया गया है, केवाईसी जैसे प्रोविजन को लाया गया है, ओके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और बढ़ाना चाहिए। इनहेंस सुपरविजन एंड इन्फोर्समेंट एंड लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का नया नया खोज हो रहा है उसका यूज कर सकते हैं रोकने में। अगर बढ़ाने में भी यूज हो रहा है तो रोकने में भी यूज हो सकता है। तो ये आपके आंसर का मॉडल रहेगा, ओके। Next important news that we are going to take is from this editorial news, and it is talking about the no man's land. It is basically talking about the whatever that is going on into the Kacha Thiyu. Okay, so Kacha Thiyu, this is
a island that is now the part of the Sri Lanka. It was previously part of India. There was a claim between India and Sri Lanka, and finally in the 1974 there was the agreement between the Indian government and the Sri Lankan government, and this was handed over to the Sri Lanka. So this is the main thing. Now there is the class, there is the counter argument, and the argument with respect to the who have given the carelessly. As per the BJP government, this is carelessly it was given by the Congress government to the Sri Lankan government, and it was like the you do not care about your own land. Congress is telling that despite all this thing, we have analyzed all the thing, all the claim, and the main claim was from the Raja of the Ramnathpuram. So it was the Raja of the Ramnathpuram who claimed that this is my land, and Sri Lankan government they claim that this is my land. After the careful analysis, it was decided in 1974 that it should be given to the Sri Lanka because the Sri Lankan claim was stronger. So this is the case now. It is being used for the political gain, as per this news article. There should not be any misuse of any of such agreement at the international level for the political gain, because it will harm over all the national interests. Because the Sri Lanka is very important for the standing with the India if India have to say something into the global era. India want a supportive and a stable neighbors so that it can assert its own interest at the global level. We have recently saw that if there is the dispute, there is the disagreement between the two neighbors, and particularly India and Sri Lanka or any of the neighbors such as the Nepal or the Bangladesh, the Chinese will benefit. So for the small political gain, you should not go for the such thing that already have been settled. Okay, so this is all about from this news article that is talking about here. It is the Raja of the Ramnathpuram who claimed, then the Sri Lanka claim. After that careful analysis, it was found that it is the Sri Lankan claim that is stronger. Already into the 2013, the UPA government had justified that the territory was ceded to the Sri Lanka, and the sovereignty over the Kachcha Thiu was settled through the agreement into the 1974 and 1976. Okay, so no Indian, it was not the seceding. No Indian territory was seceded, it was a part of the agreement. The thing was that it was the fishermen's right to go and the fishing in that area was allowed, but the latter it was found that the Indian fishermen who have the better capability, they bought this mechanized boats and trawlers that particular वो इतना strong था कि वो जितने भी फिश होते थे उस एरिया को लेके जाते थे. तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया कि जो श्रीलंकन फिशरमैन है उनको फिश पकड़ में ही नहीं आती थी नॉर्मल बोट से, जो एक ट्रेडिशनल बोट था उससे उनको नहीं हो पाता था. यहाँ पे क्लेम जो है वो दो के बीच में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो यूपीए गवर्नमेंट है उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि कच्छा थीव जो है वो ऑलरेडी श्रीलंका का स्ट्रांग पक्ष था, जो राजा ऑफ द रामनाथपुरम थे उनका वो क्लेम स्ट्रांग नहीं था. ओके, तो यहाँ पे देखा गया कि जो क्लेम लगाया जाता है कि नेहरू पे कि आपने दे दिया, आपने सही से नहीं किया, वैसे ये इंदिरा गांधी के टाइम पे दिया गया था जो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन नेहरू के ही टाइम से ये डिबेट होने लगा था, काउंटर आर्गुमेंट्स, और वहां पे क्लेम रिक्लेम होने लगा था. ऐसा पाया जाता है जो आरटीआई रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि काफी एक सीरियस एनालिसिस के बाद इसको हैंड ओवर किया गया था, और वहां पे पाया गया था कि इंडिया का जो क्लेम है उतना स्ट्रांग नहीं है. नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो सोलर सोर्ज इन विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर पैनल एंड द फोटोवोल्टेइक सेल. यहाँ पे देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर 2019 में ही पास किया था, नोटिफाई किया था, उसको 1 अप्रैल से हम लोग जा रहे हैं इम्प्लीमेंट करने. तो ये क्यों है? जो इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो मेनली है कि जो हमारा रिलायंस है इंपोर्टेड पैनल पे, इंपोर्टेड फोटोवोल्टेइक सेल पे, उसको रिड्यूस करके इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उसको बढ़ावा दिया जाए. तो इस एक्ट का नाम, इस जो ऑर्डर का नाम है उसका नाम है अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स. ओके, रिक्वायरमेंट फॉर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2019. इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर जो जाएंगे बनाने ये फोटोवोल्टेइक से, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. जो सर्टिफिकेट देगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ओके,
अब जो एलिजिबिलिटी है ये वो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम स्टार्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसे किसी भी स्कीम के लिए आप एलिजिबल तभी रहेंगे जब आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स है। ओके, अब इंडिया के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल को अचीव करने का बाय 2030, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 500 मेगावाट है, गीगावाट है, नॉट मेगावाट। ओके, बाय द 2030, अब अभी तक हमारा जो स्टेटस है वो सिर्फ हमने गेन किया वो 13 गीगावाट अभी तक हमने अचीव किया है, और 280 है कि हम सोलर पावर से ही करेंगे। ये 500 जो गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल है, इसमें विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी सब होगा, लेकिन इसमें 280 गीगावाट है वो सोलर पावर है, और सोलर पावर अभी तक 13 गीगावाट ही है। अब मेनली इसमें दिक्कत ये भी है कि जो इंपोर्ट आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, 80% कंट्रोल चाइना का है। अब ये माना जा रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर कर तो रहे हैं, लेकिन चाइनीज इतनी चीप तरीके से डंप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उनका प्रोडक्ट बहुत चीप है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चर है वो उसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी था, इसीलिए इसको लाया गया है। और जो कम है, जो हमारा जो अचीवमेंट 13 गीगावाट है, ये डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे कि अभी कोविड-19 का भी इम्पैक्ट था। ओके, तो जो इसको डोमेस्टिक प्लेयर और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना काफी इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो एडिटोरियल है उसमें कॉशंस दिया गया है कि इसके चक्कर में अगर आपने रिस्ट्रिक्शन तो ला दिया, लेकिन जो आपको इंश्योर करना है कि क्वालिटी जो सोलर पैनल है और जो फोटोवोल्टेक सेल है उनका क्वालिटी गिरना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कंज्यूमर पे जो प्रेशर है इंक्रीज प्राइस का, आप प्राइस नहीं इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इससे कंज्यूमर को दिक्कत होगा, जो प्राइस है उसका प्राइस बढ़ेगा, फिर उसका जो एडॉप्शन है, जो लोग लगवा रहे हैं सोलर एनर्जी, सोलर पावर पैनल, वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा, नॉर्मल जो बिजली है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, जो कोल से बन के आ रहा है, जो अदर फॉसिल फ्यूल से बन के आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट इसको दिया गया है। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो है कि एआई इन इलेक्शंस, द ग्लोबल, द गुड एंड बैड एंड द अगली। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो एआई का यूज है, गुड है, बैड है, अगली है, उस पर डिस्कशन है। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जीएस पेपर 3 का भी पार्ट हो सकता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू द डे टू डे लाइफ, तो ये पॉलिटिकल लाइफ हो गया। फिर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा सकता है, पॉलिटी का भी इसमें यूज हो सकता है कि इलेक्टोरल जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, सिस्टम है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी ने स्टार्ट किया है, जितने भी स्पीचेज होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसको हम डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि उससे जो इम्पैक्ट हो ज्यादा ऑडियंस पे हो। जैसे अब हिंदी बेल्ट में तो स्ट्रांग है बीजेपी, अब ये चाहते हैं, बीजेपी का एम है कि ये साउथ वाले बेल्ट में भी इम्पैक्ट करे, और इसके लिए है कि जो मोदी जी का स्पीच है, जो भाषण है, उसको एकदम तेलुगु में, तमिल में, उसको मलयालम में कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, और फिर लोगों को सुनाया जाए, लोगों को मजा आएगा। ओके, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज कोई नया नहीं है, इसका काफी पुराना यूज है। 1990 के दशक में जब पहली बार टेलीफोन आया था तो उसका भी काफी यूज किया गया था, बहुत उसका इम्पैक्ट आया था। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 2007 तक आते आते जो मोबाइल, मास मोबाइल था, उसने कैप्चर किया था इलेक्टोरल प्रोसेस को। 2014 आते आते सोशल मीडिया आ गई थी, और हमने वहाँ पे रिसर्च में भी देखा था कि 2014 में जो फेसबुक का इम्पैक्ट था उसका काफी था। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एशियन जर्नल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने रिसर्च भी किया था। उन्होंने देखा था कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें फेसबुक पे जो मोदी जी का लाइक आता था, वैसा आउटकम जो उसका हुआ था बाद में रिजल्ट का, वो भी उसी अनुसार इम्पैक्टफुल था। तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजें बदली हैं, कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है। 2019 का इलेक्शन जो लड़ा गया था वो उसको व्हाट्सएप इलेक्शन कहा गया था, जैसे इस साल का जो इलेक्शन है उसको एआई इलेक्शन कहा जा रहा है। तो उस समय व्हाट्सएप का यूज हुआ था काफी बेहतरीन तरीके से, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाते थे, व्हाट्सएप पे पार्टियां अपने अपने कैडर को, अपने अपने जो डिफरेंट फंक्शनरीज था उसको इंस्ट्रक्शन देती थी, स्पीड बढ़ गया था। जैसे फोन से स्पीड बढ़ा था कि तुरंत किसी से फोन पे बात करते, अच्छा यहाँ पे पोस्टर लगवाना है, यही नहीं, यहाँ नहीं लगवाना है,
है, यहाँ पे इनका आज कैंपेन होगा, नहीं होगा, कैंसिल हो गया। काफी तेजी से इंफॉर्मेशन जा रहा था, तो जो रिसोर्स था उसका बेहतर यूज हुआ था, कैंपेन बढ़िया तरीके से हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन हो पा रहा था। वैसे ही अभी हमने देखा था व्हाट्सएप का जबरदस्ती यूज हुआ था स्ट्रेटेजी बनाने में, जल्दी जल्दी उनको मोबिलाइज करने में। अब एआई है, एआई उससे एक स्टेप आगे आ गया, वो वीडियो भी बना रहा है, वो आपकी स्पीच को भी चेंज कर दे रहा है, वो आपको कंटेंट दे रहा है, कंटेंट के बाद वो आपका स्ट्रेटेजी बता रहा है, फिर वो एनालिसिस करके भी बता रहा है कि आपके जो अभी तक के स्टेप है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, काफी इसका है। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऐसे भी है, निगेटिव भी है। निगेटिव इम्पैक्ट एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि न्यू हैम्पशायर में एक रोबोट कॉल गया था और उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बिडेन के आवाज में बोला गया था कि आप लोग वोट देने मत आइएगा, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया कीजिएगा। वो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट से कहा गया था कि सेल्फ गोल होता है ना, अपने ही खिलाफ बोलना, कुछ कुछ बहाने देके। ओके, तो यहाँ पे उसका मिसयूज था, वो उनका कॉल नहीं था, कोई इसका मिसयूज किया था। ओके, ऐसा हमने देखा बहुत सी कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना का भी इलेक्शन हुआ है, वहां पे भी एआई का यूज हुआ है। डीप फेक, डीप फेक का मतलब कि एकदम जो लीडर होंगे उसी के जैसे दिखेगा वो वीडियो, उसमें वो दिखेंगे लेकिन वो नहीं होंगे असली में, उन्हीं के जैसे वो स्पीच देगा वो रोबोट आके, मगर वो लीडर नहीं होंगे, वो नकली होगा। इमेज भी वैसा ही क्रिएट होगा, एकदम असली दिखेगा। कन्वर्सेशन हो रहा होगा, दिखेगा असली है लेकिन वो नकली होगा, और उसको चेक करना काफी मुश्किल है। लोग बहुत गलीबल होते हैं, तुरंत उसको मान जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट चेकिंग का कुछ ऐसा हमारे वहां नहीं है। तो एआई सिर्फ अर्जेंटीना छोड़िए, इंडिया का जो असेंबली इलेक्शन अभी हुआ है मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ पे भी काफी यूज हुआ है। यहाँ पे एक वीडियो घूम रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कई फेक वीडियोस थे जिसमें लीडर्स उसमें सर्कुलेट, लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये दिखाया गया था, उनके डिफरेंट स्पीचेज उसमें दिखाया गया था। ओके, एआई का एक और चीज है कि वो किसी मैसेज को या ट्रेंडिंग है उसको एम्पलीफाई कर देगा, 10 को वो 100 1 लाख भी बना देगा, और लगेगा कि अरे इसका तो पक्ष में ज्यादा जा रहा है, लोग ऐसे ही ढल जाते हैं। आप देखिएगा इंडियन प्रोसेस है कि जिस तरफ से हवा बहती है हवा में लोग बहते हैं। ओके, सो दिस इज द केस जो एआई कर सकता है। ओके, ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड सपोर्ट का जो है इमेज एक तरीके से मैसेज भेज सकता है। ओके, अब एआई का इतना यूज हो रहा है तो इसके पोटेंशियल भी है, चैलेंजेस भी है। सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है एआई, एआई पूरी कैंपेन का स्ट्रेटेजी बना रहा है, कंटेंट बना रहा है। पहले तक तो इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित था, अभी इसका वाइडर इम्प्लीकेशन है। तो हमने देखा कि इसके लिए तैयारी क्या है, इसको फेस करने के लिए चैलेंज जो है, तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है जो एआई को अभी लॉन्च किए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई एंड मेटा, इन सभी ने फैक्ट चेकिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया है, एक गाइडलाइन भेजा है। काफी वो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि मिसयूज ना हो एआई का। तो अपने एआई को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी लिविंग पर्सन है उसका वीडियो ना बनाए, इमेज ना बनाए, अवॉइड करे ऐसे चीजों को। जो भी लिविंग लीडर है उसको नहीं यूज किया जाए। अभी एआई का एक और केस आया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट का फेक वीडियो चल रहा था, वो एआई ने बनाया हुआ था। तो ये सब चीजें इश्यूज है, और कैसे टैकल किया जाएगा उसका ये है यहाँ पे रिपरकशन बताया जा रहा है। 2024 में अगर कुछ यूज नहीं भी हुआ तो माना जा रहा है कि 2029 तक ये टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और तब तक इसको संभाल पाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। अगर मुश्किल नहीं है तो मेहनत काफी लगेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है ए स्पीच दैट पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। जहां पे बात हो रही है कि एक स्पीच प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा दी गई थी 1953 में, और वो न्यूज का इतना इम्पैक्ट आया था कि ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से बहस का इशू बन गया था, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था कि न्यूक्लियर जो टेस्ट था, न्यूक्लियर वेपन था, उसके खिलाफ एक पर्सपेक्टिव था, एक परसेप्शन था। और नेहरू का वो स्पीच इतना स्ट्रांग था कि उसके कारण 1963 आते आते एक ट्रीटी बनी जिसका नाम था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, और उसने जितने भी टेस्ट हैं जमीन के ऊपर, आसमान में और पानी में, न ऐसा है ना डायलॉग, न जल में, न जमीन पे, न आसमान पे, ऐसा वरदान पहले मिलता था कि कोई नहीं मार पाएगा। तो जमीन के अंदर छोड़ के इन सभी जगहों पे टेस्ट बैन कर दिया गया। इंडिया ने भी उसको साइन किया था, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेनली डिस्कशन हुआ है, ये राइटर बोल रही हैं कि उस समय इंडिया के पास इतना पावर नहीं था, लेकिन लीडरशिप का ये
मतलब तरीका था, एक तरीके से दम था, और मोरालिटी का जो उन्होंने यूज किया था, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पावर ही होता है, मोरालिटी का भी पावर होता है, उन सब का इफेक्ट आया था जो हमने ऐसा इम्पैक्ट बनाया था, इंडिया को एक पावर के रूप में वहां पे प्रोजेक्ट किया गया था। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? जो उनका स्पीच था नेहरू जी का, वो था कैसल ब्रावो, एक टेस्ट हुआ था, और वो न्यूक्लियर माना जा रहा था कि सबसे पावरफुल न्यूक्लियर उस समय का बम है, ओके, वेपन है, ऐसा माना गया, ओके। तो यहाँ पे नेहरू ने उस समय पार्लियामेंट में एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट बनना चाहिए इस पे, कि आके ऐसा टेस्ट नहीं हो, क्योंकि पूरी दुनिया को खतरा है, इससे रेडिएशन आएगा, नॉर्मल जो लोग नहीं भी टेस्ट कर रहे उनको रेडिएशन से खतरा होगा, फायदा किसी कंट्री को है, घाटा सबको हो रहा है, ऐसा कुछ परसेप्शन बनाया। और नेहरू जी ने हर स्टेज पे, जहाँ पे भी ग्लोबल लेवल पे जहाँ जाते थे, यूएन में गए या कहीं और पे किसी और देश में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो भी होता था वहाँ पे इस मुद्दे को वो उठा के रखते थे। और उन्होंने इस चीज को इतने बड़े लेवल पे उठाया कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी का डिस्कशन होने लगा, और 1963 तक आते आते इसको साइन कर दिया गया, ओके, और इसको बहुत से कंट्री ने रेटिफाइड भी कर दिया गया, ओके। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये ट्रीटी क्या बोलती है कि बैनिंग द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, स्पेस में, इनटू द वाटर, ओशियन या किसी भी ऐसे चीजों में नहीं करेंगे, अंडर वाटर भी, एंड इवन ऑन द लैंड, ठीक है। लेकिन एक चीज मत भूलेगा, यहाँ पे अंडरग्राउंड टेस्ट को अलाउ कर दिया गया, तो ये कंप्लीट तरीके से बैन नहीं था, इसीलिए इसको पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं, ओके। तो अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया गया, क्या रीजन था? अब दिमाग में आएगा ना, क्यों नहीं किया गया, ये किया इसलिए ये माना गया कि अंडरग्राउंड होगा तो एक तो पता नहीं चल पाएगा, और दूसरी चीज ये है कि अगर अंडरग्राउंड हुआ तो उसी देश को घाटा है, दूसरे देश में रेडिएशन तो जा नहीं रहा है, ग्राउंड के अंडर है तो रेडिएशन बाहर नहीं आ सकता, इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, ओके। जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था उसका क्या डिमांड था? उन्होंने बोला कि तुरंत मोरेटोरियम लगाइए टेस्ट पे, इमीडिएट मोरेटोरियम। उसके बाद बोला कि यूनाइटेड नेशन का जो डिसआर्मामेंट कमीशन है उसको एक्टिवेट कीजिए, और वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ढूंढे, ओके। और इन्होंने बोला कि जितना भी न्यूक्लियर वेपन से इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, उसको डिस्क्लोज कीजिए ताकि आम जनता जाने, और जो देश इस टेस्ट को कर रहा है वहां से भी विरोध हो, क्योंकि आम जनता को लगेगा ना मेरे ही देश में है और उसका इम्पैक्ट हम लोगों पे होगा, तो वहां से ही खुद होगा। अगर यूएस कर रहा है या रशिया कर रहा है तो वहां से विरोध होना स्टार्ट होगा। कॉलिंग ऑल नेशन टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल थ्रेट पोज बाय द न्यूक्लियर वेपन, ऐसा माहौल बनाया गया उस स्पीच के द्वारा। ये देखिएगा कि इस ट्रीटी में जो ग्रीन है वो सारे कंट्रीज हैं, तो रशिया, यूएस, ब्राजील, जितने भी ग्रीन है वो हैं। चाइना नहीं है, इसको याद रखिएगा, चाइना को रेड दिखा रहा है, इसका मतलब वो नहीं है इसका पार्ट, ओके। तो ऐसे देखते हैं कि नेहरू जी ने इसको डिसआर्मामेंट को ग्लोबल इशू बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस भी किया था 1954 में साइंटिस्ट लोगों का, ताकि वो लोग बताएं कि क्या इससे दिक्कतें हैं, ताकि एक लेजिटिमेसी बन सके। अब आप देखिएगा कि इतना कुछ हो रहा था, क्या था उनके पास? मोरल फोर्स था, क्योंकि उस समय तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं हुआ था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था बांडुंग कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था, 1961 का बात है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फाइनलाइज ये स्टार्ट हुआ था, ओके। तो इस चीज को देखिएगा, लेकिन नेहरू जी का जो ये डिसीजन था, दिस वाज, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो आइडियलिस्टिक था, प्रैग्मेटिक भी था। इंडिया के पास पैसे नहीं थे उस समय, अगर वो करना भी चाहता वेपन पे टेस्ट या खर्चे तो नहीं हो पाते, वो करना ही नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे कि देश में जो भूखमरी है, जो हमारी गरीबी है, उस पे सोचें। देश अलग अलग डिमांड पे आ रहा है, कि कोई कह रहा है कि सेपरेट नागालैंड चाहिए, कोई कह रहा है सेपरेट कश्मीर चाहिए, पंजाब चाहिए, तमिलनाडु चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा टोटल फोकस इंटीग्रेशन पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं था उस समय, जीरो इंडस्ट्रियल लेवल था, बहुत कम था। तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री बनाएंगे, पहले खाने पीने को देंगे। अगर पहले ही लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए, सारा पैसा तो वेपन पे जाएगा, तो आगे हम लोग कैसे एक ग्लोबल स्टेज पे आ सकते हैं? तो एक तो उनका काफी था आम देश, जो कहा जाता है कि एक आदमी आम बना रहा है, दूसरा उससे ज्यादा बनाएगा। जैसे होता है ना कि आप छोटा सा जज गए,
एक नाइफ खरीद के लाए, चाकू खरीद के लाए, फिर आपका जो पड़ोसी उसको लगे खतरा है, वो बड़ा सा चाकू खरीद के लाया, फिर आप गए, आप एक तलवार खरीद कर लाए, फिर आपके पड़ोसी गए तो वो बड़ा सा भाला खरीद के लाए। ऐसे को कहते हैं आर्म रेस। आप फिर उससे ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे, आप जाके गन खरीद के लाएंगे, फिर वो जाके तोप लाएगा। ये चीजें चलती रहती, इसी को कहा जाता है आर्म रेस। इंडिया आर्म्स रेस में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया में ये सब चीजें हो, तो इसीलिए कहता था सबका खत्म करो। ओके, तो उसीलिए देखिएगा इनका प्रेगमेटिक थे, उन्होंने प्लान बी भी बना के रखा था, अगर चीजें नहीं हो तो उन्होंने ऑलरेडी देयर वाज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, और वहां पे इंडिया के जो टॉप लीडर हैं जिनको न्यूक्लियर साइंस एंड न्यूक्लियर वेपन का एक तरीके से बोला जाता है कि वो फादर ऑफ इंडिया है इस एरिया में, होमी जहांगीर भाभा थे। उनको भी वो चाहते थे वेपन जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप किया जाए। उन्होंने उनको ना डिस्करेज किया था ना इनकरेज किया था, उन्होंने उनको कहा था ठीक है आप अपना काम करते रहिए, जब जरूरत आएगा हम आपसे कहेंगे बनाने के लिए, अभी हम चाहते हैं कि डिसआर्मामेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेगमेटिक चीजें थी। इंडिया चौथा कंट्री था जब इसको साइन करने के लिए आया, तो ये चीजें आप याद रखिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। यहाँ हम अपना जो न्यूज एनालिसिस है उसको समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।